नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं राग बिहारी। आज राग बिहारी में हम बात करेंगे बिहार में कुछ नए परिवर्तन की, जैसे कि बक्सर और बेतिया, इन दो जगहों पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहा है। इसमें क्या खास होगा और कितने नए रोजगार मिलने वाले हैं, क्योंकि नीतीश सरकार रोजगार की बात कर रही थी और अब रोजगारों पर एक बड़ा कदम दिख रहा है। इसके साथ कुछ राजनीतिक घटनाक्रम पे भी चर्चा करेंगे, जैसे कि तेजस्वी यादव, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो यूरोप गए हैं, लेकिन इससे आरजेडी के वरिष्ठतम नेता, सीनियर लीडर क्यों नाराज हैं, उन पे क्या आरोप लगा रहे हैं, इसको समझेंगे और वो नेता हैं कौन, ये जानेंगे। साथ ही जानेंगे क्या अखिलेश सिंह फिर से बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले हैं, क्योंकि ऐसी चर्चा है कि राजेश राम इस पद से अब इस्तीफा दे सकते हैं। और खासतौर से ये चर्चा तब जोर पकड़ी जब 15 जिला अध्यक्ष और संगठन के तमाम लोग पार्टी की बैठकों में नहीं पहुंच रहे हैं, शोकाज नोटिस जारी किया जा रहा है उनके खिलाफ और कार्रवाई की बात कर रही है, यानी कि संगठन में विस्फोट है, विघटन की बात चल रही है। बात करने के लिए हमारे साथ हमारे जो गेस्ट हैं आज डॉक्टर संजय हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सर, स्वागत है आपका। पहला सवाल सर, थोड़ा सा बेतिया और बक्सर को ही समझते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार रोजगार की बात करते हैं और सरकार की जब शुरुआत हुई तभी ये बात शुरू हो गई कि हम इतना रोजगार देंगे, प्लानिंग चल रही है। खासतौर से उनके सेक्रेटरी जो हैं उनके ऊपर भी ये जिम्मेदारी रखी गई और अब ये बात आ रही है कि बेतिया और बक्सर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेगा। क्या इसमें खास हो सकता है, अगर इसको थोड़ा समझा पाए हमारे दर्शकों को? नहीं, ये तो बिहार के लिए समझिए कि एक संभावना का द्वार खुल रहा है। हालांकि केंद्र ने दोनों जोन की अनुशंसा पहले ही कर दी थी, केंद्र सरकार ने। तो 250 एकड़ जमीन इसके लिए मुहैया कराई गई है, दोनों जगह जी। सवा सवा सौ एकड़। और ये जो बेतिया है उसमें कुमार बाग एक जगह है, वो कुमार बाग में 116 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। और दूसरी तरफ बक्सर में नावा नगर जगह है, वहां पर 109 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। और इसके मानक जो होंगे वो वर्ल्ड क्लास के मानक होंगे, मतलब विश्व स्तरीय जिस तरह से चलती है इंडस्ट्री, उसी मानक पर ये दोनों जोन में इंडस्ट्री लगेंगे। तो ये जो दोनों इंडस्ट्रियल जोन होंगे, माना जा रहा है कि ये इस जोन में करीब करीब 2 दर्जन से ज्यादा इंडस्ट्री लगने की संभावना है। तो ये एक अपने आप में बड़ी बात है। और अभी तक तो इस तरह की चर्चा है कि 10,000 रोजगार इससे सृजित होंगे। तो 10,000 रोजगार अगर सृजित होते हैं, बिहार के लिए एक बहुत बड़ी बात है। 10,000 रोजगार मतलब 10,000 परिवार। कहीं ना कहीं जिस परिवार का एक व्यक्ति उस रोजगार में संलग्न होगा, उसका पूरा परिवार उस पर आश्रित होता है, तो वो पूरे परिवार जो है उससे लाभान्वित होंगे। तो मैं मानता हूं कि एक बड़ी बात है, बड़ी अच्छी चीज है, जिसमें सरकार गंभीर है। मैंने देखा कि दिलीप जायसवाल जो उद्योग मंत्री हैं वो भी काफी उत्साहित हैं और उन्होंने एक तरह से इनवाइट किया है। और दूसरी तरफ बहुत तरह की छूट इस तरह के जोन में जो इंडस्ट्रिस्ट आते हैं लगाने के लिए, वो बहुत तरह के कर से वो अपने को बचा लेते हैं। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी से लेकर के, इनकम टैक्स से लेकर के, और भी जो बहुत तरह की रियायतें जो होती हैं, उसका फायदा इनको मिल जाता है। तो बिहार के लिए तो मैं मानता हूं कि एकदम इसको क्या कह सकते हैं कि सर, अभी तक ये बात चलती थी अक्सर कई बार कि रोजगार मेला चल रहा है या कोई इन्वेस्टर आ रहा है, बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं, लेकिन ये इस बार एक खास चीज़ देखी गई कि सरकार ने इसके लिए ज़मीन भी चिन्हित कर ली है। 250 एकड़ ज़मीन की बात चल रही है और उनमें उद्योग लगाने के लिए निवेशकों को भी बुलाया जा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खास बात इसमें एक और होगी कि जब एक शहर बनेगा और एक जोन बनेगा तो वैसे तो उसकी ज़मीनें मांगी होंगी, तो क्या इससे पलायन में बड़ा मदद मिल सकता है? और ये जो प्लान है, ये कैसे, क्या माना जाए कि ये एक बड़ा कदम अभी तक का कहा जाए सरकार का? नहीं, बहुत बड़ा कदम होगा। इसीलिए मैंने कहा ना कि इसको हम लोग लॉन्चिंग पैड के तौर पर देख सकते हैं। अभी बात की गई है कि हम 25 नई चीनी मिलें बिहार में खोलेंगे, 9 पुरानी चीनी मिलों को रिनोवेट करेंगे। तो इस जोन के माध्यम से ये दोनों जो सेज का जोन है, वो बेतिया और बक्सर का, हम जी। समझते हैं कि एकदम एक गति ला देगा। बिहार का अर्बनाइजेशन अभी है कितना? 11%, कुछ लोग 13% कहते हैं, जो भी मान लिया जाए, फिर भी 13% का अर्बनाइजेशन से आप बहुत रोजगार सृजित नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ही इंडस्ट्रियल जोन बनेगा,
वहां पर छोटे छोटे मार्केट विकसित होंगे, वहां पर जो अर्बनाइजेशन होगा, अर्बनाइजेशन जब होगा तो लोगों के रोजी रोटी के साधन विकसित होंगे। भाई उन हम्म। कंपनियों में उद्योग लगाने वाले लोग और उन कंपनियों में काम करने वाले लोग का जो एक अपनी निजी जरूरतें होंगी, उसके लिए तो एक मार्केट डेवलप कर ही जाएगा ना। तो जाहिर सी इंडस्ट्री बात है। के बगल में एक पैरेलल मार्केट डेवलप कर जाता है, वह भी हम्म। एक इकोनॉमी का बड़ा स्रोत होता है, बड़ा केंद्र होता है। तो ये बड़ी हम्म। उपलब्धि होगी। जिस तरह से सरकार ने तुरंत 250 एकड़ जमीन मुहैया करा दी, 125 एकड़ हम्म। बेतिया में, 125 एकड़ बक्सर में, तो ये बड़ी बात है। और उसके लिए राशि भी 225 करोड़ रुपए की राशि मुहैया करा दी गई। तो ये हम्म। राशि, जमीन और बहुत तरह की रियायतें, हम समझते हम्म। हैं कि एकदम इसको रिवॉल्यूशनरी स्टेप कह सकते हैं कि हम्म। सरकार जो कर रही थी कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम अब रोजगार और हम्म। पलायन को रोकने में बहुत हद तक कामयाब होंगे। हम मानते हैं कि इसकी एक शुरुआती कड़ी है, हम्म। लॉन्चिंग पैड इसको कहिए, और एक बड़ा तस्वीर, अच्छी तस्वीर बिहार का ये पेश करेगा। ये जो इकोनॉमिक जोन होगा, जो दोनों स्पेशल इकोनॉमिक जोन होंगे। नीतीश कुमार कई बार कहते हैं, इससे जुड़ा सवाल है थोड़ा सा, कि जब हम 2005 में आए तो हमारे अलग चैलेंजेस थे, उसके बाद फिर हमने बिजली, सड़क, ये सब चीज़ें पहुंचाई, दूर दूर तक पहुंचाई। अगर अब नया एरा आएगा तो नए चैलेंजेस होंगे, नया समय आएगा जिसमें से हो सकता है कि कानून व्यवस्था को सुधारने पे टारगेटेड करे ज़्यादा, या फिर बिजनेस और इन्वेस्टर्स पे ज़्यादा टारगेट करे। तो क्या ये माना जाए कि बेस जो है, ये जो इन 10-12 सालों में, उसमें सड़क और बिजली, ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों का ज़्यादा मदद मिलने वाला है, ये कारगर है इस चीज़ के लिए। और अब जो नया सरकार है वो वाकई में अब उसी रास्ते पर चलेगा कि अब डेवलपमेंट और रोजगार और पलायन को रोकने का काम होगा, इसमें मदद करेगा। क्या लगता है आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि बेसिक तो हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए ही ना। हम मान हम्म। लिया जाए कि कोई इंडस्ट्रियल जोन बना दीजिए आप, हम्म। और वहां पर कनेक्टिविटी नहीं है, सड़कें नहीं है, जिसको हम लोग लाइफलाइन कहते हैं, हम्म। रेलवे ट्रैक नहीं है, फिर हम्म। कैसे वो सामान जाएगा आएगा। तो सही सड़कें बात। बनी हैं, हर जगह तक सड़कें पहुंची हैं। आबाद हम्म। बिजली, भाई इंडस्ट्री तो बिना बिजली के चल नहीं सकता है। तो हम्म। बिजली अब तो 24 घंटा उपलब्ध है बिहार में। हम्म। इंडस्ट्री जोन के लिए भी बिजली उपलब्ध है। तो अगर हम्म। बिजली उनको या अनवरत मिलेगी, हम्म। और अगर उनको सड़क मिलेगी जो कनेक्टिविटी को जोड़ता है, तो मैं मानता हूं कि ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो नीतीश कुमार ने बना दिया है। ये तो सच हम्म। है। अब रह गई ठीक। बात कि उससे इतर अगर हम हम्म। लोग बात करते हैं कि अब लोगों को रोजगार और इंडस्ट्री, जिसकी हम्म। भरपूर संभावना है बिहार में। कल ही हम्म। राज्यपाल ने कहा, इस लॉ एंड ऑर्डर हम्म। की बात आप कर रहे थे, कि पुलिस बल की संख्या 2,29,000 करेंगे। अभी 1,26,000 पुलिस बल है, तो हम्म। 2,29,000 पुलिस बल की बात चल रही है। मतलब लॉ एंड ऑर्डर पर भी सरकार गंभीर है। कल ही तो हम्म। राज्यपाल अपने अभिभाषण में पढ़ रहे थे, तो वो है। हम्म। और दूसरी बात, बिहार अपने को साबित कर रहा है। 24-25 फाइनेंशियल ईयर का बजट आया है, हम्म। मछली उत्पादन में, अंडा उत्पादन में और दूध उत्पादन में हम्म। बिहार नेशनल एवरेज को पार करेगा। मतलब नेशनल एवरेज जो उत्पादन का है, हम्म। उससे बिहार ज्यादा उत्पादन कर रहा है। अंडा के मामले में, मछली के मामले में, मीट के मामले में और दूध के मामले में। अब दूध में हम्म। बिहार छठा उत्पादक बन गया है इस देश का, और मछली में चौथा उत्पादक बन गया है। तो अगर बिल्कुल। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाए, रोजगार हो जाए, तो एक बूस्टअप हम्म। तो करेगा ही। ठीक है। रोजगार होगा, बूस्टअप भी करेगा, और जो नए एक्सपेरिमेंट्स वो मिल रहे हैं, और बाहर के भी ऐसे कई लोग हैं जो बिहार में आके, अपने घर में आके, और वो कुछ करना चाहते हैं, अब उनके लिए ये उपलब्ध होगा कि एक शहर पास में बनेगा, नया डेवलपमेंट होगा, तो उनको मदद मिलेगी। थोड़ा सा पॉलिटिक्स पे हम आते हैं। कहा जा रहा है ऐसा कि जो अखिलेश सिंह हैं, पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि एक बार फिर से उनको प्रभार मिल सकता है, राजेश राम अपना पद छोड़ सकते हैं, संगठन में बड़ा उठापटक चल रहा है, और एक तरीके से कहें कि अपने बुरे दौर से बिहार कांग्रेस का संगठन चल रहा है। आपको क्या इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, और ये ऐसा हो क्यों रहा है दरअसल? बिहार कांग्रेस में तो अंतर कलह तो सतह पर आ हम्म। गया है, और लोग मुखर होकर के बोलने लगे हैं। हम्म। जो हम्म। जिस तरह से कांग्रेस की करारी हार हुई, और हम्म। टिकटों को लेकर के सदाकत आश्रम अभी रणक्षेत्र बना हुआ है, और वो ठीकरा फोड़ा जा रहा है टिकट बेचने से लेकर के, और बिहार की जानकारी नहीं होने का
लाभ दूसरे को ये देते रहे, और यही कारण है कि कांग्रेस का ये हासिल हुआ। तो चूंकि राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो खुद भी चुनाव हार गए हैं, तो एक दबाव तो उन पर बनाया जा रहा है कि आपको अगर पार्टी की समझ नहीं है। और शोकॉज नोटिस, कई लोगों पर शोकॉज नोटिस उन्होंने कर दिया है राजेश राम कि भाई आपने पार्टी को क्षति पहुंचाई है, आप इसका जवाब दीजिए। इसको लेकर के राजेश राम के नाम पर तो सहमति नहीं ही बन रही है। ये इस्तीफा देंगे नहीं देंगे ये तो निर्भर करता है जो आला कमान कांग्रेस में कहा जाता है राहुल गांधी जी पर। राहुल गांधी जी चाहेंगे तो वो इस्तीफा देंगे, नहीं चाहेंगे तो इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन हाँ, कयासों के बाजार तो हैं कि राजेश राम खुद से या उनसे इस्तीफा दिलवाया जाएगा, और अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो फिर कांग्रेस का अंतरकलह को शायद कांग्रेस पार्टी बिहार में सॉर्ट आउट नहीं कर पाएगी। वैसी स्थिति में पूर्व अध्यक्ष अखिलेश सिंह पर फिर कांग्रेस विचार कर सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि फिर एक बार जिम्मेवारी अखिलेश सिंह को दे करके हम लोग देखते हैं कि अखिलेश सिंह को तो किनारे इसीलिए किया गया था कि लालू प्रसाद से उनके अच्छे रिश्ते। जब आप चुनाव लालू प्रसाद जी की पार्टी आरजेडी के साथ लड़ रहे हैं तो अखिलेश सिंह के रिश्ते अच्छे रहे बुरे रहे, कांग्रेस को वो क्या नुकसान कर रहे थे, ये इस बात की समीक्षा कांग्रेस के अंदर में हो रही है। और हो सकता है कि फिर अखिलेश सिंह को एक बार फिर से कांग्रेस की जिम्मेवारी दी जा सकती है, इस तरह की संभावना भी है, नहीं भी दी जा सकती है। होता है कभी कभी कि अगर एक तरफ राजेश राम है, एक तरफ अखिलेश सिंह है, तो ये दोनों में किसी को न दे करके किसी तीसरे व्यक्ति को जिम्मेवारी दे दी जाए, इसकी भी संभावना रहती है। लेकिन चर्चा है, देखते हैं ये चर्चा में कितनी हकीकत है, ये तो कुछ आने वाले कुछ दिन के बाद पता चल जाएगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल यह है कि तेजस्वी यादव यूरोप गए और इसको लेके विधानसभा में खूब बातें चली है और आरोप प्रत्यारोप भी चला कि 4 दिन सदन चला है, उसमें भी तेजस्वी यादव नहीं पहुंच पाए, 2 दिन निकल लिए छुट्टी पर, राज्यपाल के अभिभाषण में भी नहीं पहुंचे, उसके बाद फिर कल आखिरी दिन था उसमें भी नहीं पहुंचे। अब उनकी ही पार्टी के नेता हैं और वो सीधे सीधे शिवानंद तिवारी जो कि इतने बड़े नेता और दिग्गज नेता, अब हालांकि अब भले ही उतने एक्टिव नहीं है लेकिन उनकी बात का वैल्यू तो है, क्योंकि क्या ये माना जाए कि आरजेडी के लोग भी तेजस्वी यादव के इस रवैये से निराश हैं या उनके उत्साह में कमी है, क्योंकि विपक्ष के नेता हैं अब वही नहीं है सामने। क्या आपको लगता है इससे असर पड़ेगा? स्वाभाविक है कि सत्र चल रहा हो और विपक्ष के नेता नहीं हो सदन में, तो ये अपने आप में तो एक है ही ना एम्बरेसिंग सिचुएशन उनकी पार्टी के लोगों के द्वारा। ये सवाल कौन पूछता है सत्ता पक्ष से? जब आप विपक्ष के नेता हैं, आपका संख्या बल जितना भी हो, लेकिन आप अब यूरोप चले जाएं, हालांकि पहले भी तेजस्वी यादव बहुत गंभीर नहीं रहे, जब भी सत्र सदन चलते रहता है ये कहीं बाहर निकल जाते हैं, तो इनकी गंभीरता नहीं होने की वजह से ही तो इनको खामियाजा भुगतना पड़ा कि इनकी सीटें घट के 25 पर आ गई। और फिर ये जो है इसी तरह से जिसको कहते हैं ना कि बहुत गंभीरता से नहीं लेना, सीरियस नहीं रहते हैं अपने जॉब के प्रति, अपने काम के प्रति, प्रतिपक्ष के नेता के दायित्व के प्रति, तो फिर सत्ता पक्ष को क्या है भाई, जरूरी विधेयक पास करा लेंगे और जो सप्लीमेंट्री बजट होता है वो सप्लीमेंट्री बजट पास करा के हाउस को बंद कर देंगे, तो ये तो एक तरफा सदन संचालित होने लगेगा ना। और दूसरी बात, जिस तरह से मुखर होकर के तेजस्वी यादव सत्ता पर प्रहार करते, उनसे सवाल पूछते, वो किसी दूसरे व्यक्ति को अधिकृत करते हैं, वो धार तो नहीं ही आएगी, तो ये सवाल तो है। और इसका सत्ता पक्ष के द्वारा थोड़ा सा आनंद भी लिया जा रहा है कि भाई हम खोज रहे हैं तेजस्वी यादव सदन में कहाँ हैं, वो किस तरफ बैठे हुए हैं। तो अगर इस तरह के मौके आप देंगे, ठीक है, क्रिसमस चल रहा है, आप यूरोप छुट्टियां मनाने गए हैं, जाना ही चाहिए, कौन किसी को रोक सकता है। लेकिन जब लोकतंत्र में जनता के हितों के लिए जनता के बीच से चुन के आप आते हैं और जनता ही आपको सत्ता में बैठाए, चाहे विपक्ष के नेता का दायित्व दे, आपकी उपस्थिति का तो मतलब है। और वैसी स्थिति में शिवानंद तिवारी जो एक बड़े सीजन लीडर हैं, अगर कुछ उनके रिएक्शंस आ रहे हैं तो उस रिएक्शंस में दम है, वो कह रहे हैं कि भाई सामान्य लोगों की तो अब राजनीति में कोई जगह ही नहीं, तो उनकी पीड़ा है, अपनी पीड़ा है, और उस पीड़ा को भी हम लोग किनारे करके नहीं चल सकते हैं। अगर वो कुछ भी बोल रहे हैं तो पार्टी हित में ही बोल रहे हैं। पार्टी हित में बोल रहे हैं। इनके बयान को कैसे लिया जाए? क्या ये माना जाए कि अब शिवानंद तिवारी दरअसल
बड़े पद पे नहीं है, उनको आरजेडी से कुछ खास लाभ नहीं होने वाला, इसलिए खुलकर तेजस्वी यादव के खिलाफ बोल रहे हैं, या ये भी माना जाए कि दरअसल ये शिवानंद तिवारी की आवाज़ नहीं है, उनके पार्टी में कई लोगों की ये आवाज़ है, लोग निराश हैं और मतलब कि लोगों को कमी महसूस हो रही है। लालू यादव बीमार हैं, तेजस्वी यादव बाहर हैं, वो भी मेन टाइम पे जब सदन चल रहा है, जब पार्टी हार का सामना कर रही है, इतनी बुरी हार हुई है, ऐसे वक्त में एक मजबूती के साथ इंसान नेता को खड़ा होने का जब समय है तब वो छुट्टी पर हैं। क्या इस दृष्टिकोण से देखा जाए, ये माना जाए कि शिवानंद तिवारी को दरअसल अब वो बोल सकते हैं, अब उतने पार्टी से उनकी लालसा भी नहीं है उतनी? नहीं, मान लिया जाए कि बहुत उनको कोई जगह नहीं मिली या शिवानंद तिवारी की उपेक्षा हो रही है, इसलिए वो मुखर होकर बोल रहे, मान भी लिया जाए। लेकिन पार्टी के लोगों में भी निराशा है। ऐसा नहीं है कि पार्टी के लोग बहुत उत्साहित हैं, बल्कि ऐसे वक्त में जब पार्टी कमजोर होती है या संक्रमण का काल होता है, तब तो पार्टी के नेता को और मौजूद होना चाहिए कि अरे क्या बात करते हैं, हुंकार भरनी है, फिर हम लोग चुनाव में जाएंगे, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, 5 साल के बाद तो चुनाव ही लड़नी है, 4 साल के बाद लोकसभा आएगा, हम परफॉर्म करके दिखाएंगे, अपने को साबित करके दिखाना। कार्यकर्ताओं को तो हतोत्साहित नहीं होने देना है और पार्टी और संगठन के नेताओं को भी हतोत्साहित नहीं होने देनी है। वैसी स्थिति में चलते हुए सत्र में तेजस्वी जी का जाना, शिवानंद तिवारी का अपना खुद का इंटरेस्ट हो या पार्टी के हित में बोल रहे हों या वो उपेक्षित महसूस कर रहे हो, छोड़ दीजिए शिवानंद तिवारी के बयान को। तो क्या लगता है कि सत्र में और चलते हुए सत्र में विपक्ष के नेता की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए? विपक्ष के नेता विदेश में रहे, यूरोप घूमने जाए, ये सवाल तो हर उस कार्यकर्ता के मन में है जो आरजेडी के साथ जुड़ा हुआ है, जो तेजस्वी जी का प्रशंसक है, वो चाहता है। तो भले वो मुखर होकर के शिवानंद तिवारी की तरह न बोल, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक पीड़ा तो उनके अंदर भी होगी कि शायद हमारे नेता होते तो हमारा मनोबल बढ़ता। ठीक ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले शो में बात करेंगे। तो फिलहाल बिहार में तेजस्वी यादव पे अलग अलग तरीके के बयान आ रहे हैं। शिवानंद तिवारी जो कि पूर्व मंत्री रहे, आरजेडी के दिग्गज नेता हैं, कहा जाता है कि लालू यादव के साथ या उनसे भी वरिष्ठ पार्टी में, उम्र के हिसाब से, पार्टी में तो वरिष्ठ नहीं हो सकते हैं, लालू यादव की पार्टी है, तो उम्र में वो हैं, और उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है। ये बात दूसरी है कि यह भी एक दूसरा पक्ष है कि शिवानंद तिवारी को चूंकि फायदा पार्टी से या कोई लगाव अब उतना रह नहीं गया है, इसलिए वो कुछ भी बोलने की स्थिति में हैं। शिवानंद तिवारी ने यहां तक कह दिया कि अगले 5 साल तक विरोधी दल के नेता की भूमिका निभाने की क्षमता तेजस्वी यादव में नहीं है। उनके इस बयान को कितना सीरियस नोट पर लिया जाएगा और आरजेडी और तेजस्वी यादव इसे कितनी गंभीरता से लेते हैं, ये तो देखना होगा। लेकिन इसके साथ ही देखना होगा कि कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बनते कौन है। क्या राजेश राम रहेंगे इस पद पे, या फिर संगठन में इतना दबाव बनेगा कि राहुल गांधी को खुद ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा कि वो नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, जैसा कि हार हुआ है बिहार विधानसभा चुनाव में, जो बड़े मुद्दे रहे उन सबके बावजूद। और तीसरा विषय है कि बेतिया और बक्सर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो बन रहा है, इनसे कितना बिहार को फायदा मिलेगा, कितना रोजगार मिलेगा। इन सब विषयों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए राग बिहारी। नमस्कार।